जिंदगी की जरूरत और पैसा कमाने की धुन इंसान को अंधा कर देती है, उसे सही गलत की पहचान भुला देती है और इंसान अपनी ख्वाहिशों और जरूरतों के आगे इतना मजबूर हो जाता है कि उसे कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता। कुछ मुझ जैसे लोग जो किसी काम से पीछे नहीं हटते, उनके लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस वो मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं अपने जोरे बाजू पर। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए गलत राह पर चलने लगते हैं। ऐसे ही कुछ औरतों से जब मैं मिला तो उन्हें संस्कारों से गिरी हरकतें करते देखा तो मेरा जमीर कांप गया। मैं 4000 यूरो लेकर फ्रांस में विधवा औरतों के घर की सफाई करता था। इस देश में विधवा औरतें कैसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करती हैं, ये देखना मेरे लिए रूह कपा देने वाला था। मैं एक दिन सफाई से लेट फ्री हुआ तो अपनी मालकिन के घर पर ही रुक गया। वहां मुझे जरूरत की हर चीज की सहूलियत हासिल थी, इसलिए मैं उस रात खुद को थकाने की बजाय वहीं रुक गया। मालकिन के कमरे और रहने की जगह अलग थी और मेरा सर्वेंट रूम बिल्कुल अलग थलग था। रात के वक्त मैं पानी के लिए उठा तो खिड़की के बाहर मुझे कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने पर्दा खिसकाकर देखा तो मेरी मालकिन रात के इस पहर घर से बाहर कहीं जा रही थी। मुझे हैरत हुई कि रात के इस पहर इतनी सख्त सर्दी में तने तनहा मालकिन कहाँ जा रही थी। मुझे लगा जरूर कुछ गलत हुआ है, जरूर कोई मसला है, तभी मालकिन रात के अंधेरे में जल्दी जल्दी में कहीं जा रही है। उनकी परेशानी का सोचकर मदद के ख्याल से मैं तेजी से चप्पल पहनता बाहर निकला। मेरे बाहर निकलने तक मालकिन गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। मैं अब पीछे नहीं जा सकता था, इसलिए खामोशी से पलटकर वापस आ गया। मगर अपनी हमदर्द फितरत से मजबूर मैं सारी रात सो नहीं पाया था और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर तकता मालकिन का इंतजार करता रहा। मगर सारी रात गुजर गई, मालकिन नहीं आई। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी। सुबह सवेरे जब मेरी आंख नींद से बंद होने को थी, मेरी मालकिन घर पहुंची। मैं चौंक गया। गौर से देखा तो मेरी मालकिन के चेहरे पर बेहद थकन फैली हुई थी। हुलिया उलझा बिखरा हुआ था और चाल में भी थकान झलक रही थी। मैं उलझ गया और फिक्रमंदी से अपनी मालकिन को देखता रहा, मगर कुछ बोल नहीं सका। तब तो मैंने उन्हें आराम करने दिया। मगर जब दिन हुआ और मालकिन नींद से उठी तो मैंने झिझक कर मालकिन से सवाल कर लिया और कहा कि रात को वो कहाँ गई थी। तेजी में मैं चाहता था अगर उनको कोई परेशानी या मुश्किल हो तो मैं उनकी मदद करूं। मेरे सवाल पर वो बुरी तरह घबरा गई और नजरें चुराकर झूठ बोल दिया कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गई थी। मैं जानता था वो साफ झूठ बोल रही थी। उससे पहले कि मैं और कोई सवाल करता, वो सख्ती से बोली कि मैं अपने काम से काम रखूं और उनके मामलात में कोई दखल अंदाजी न करूं। मुझे मालकिन का रवैया देखकर सख्त मायूसी हुई। मैं तो उनकी मदद की खातिर पूछ रहा था, मालकिन उल्टा मुझ पर ही बिगड़ गई। मैं तब तो उनकी शक्ति पर खामोश हो गया, लेकिन मैं अंदर से ठिठक चुका था। मुझे कभी कोई ख्याल ही नहीं आया था कि वो क्या काम करती होगी। मुझे फिक्र थी कि वो अकेली औरत किस परेशानी में घिरी होगी। अगले दिन मैं फिर से उसी मालकिन के पास बहाने से रुक गया। आज मैं अपना इंतजाम भी करके आया था कि अगर वो घर से निकले तो उनका पीछा कर सकूं। जरूर ऐसा कुछ है, जरूर मालकिन को अकेली और तनहा औरत समझकर कोई तंग करता होगा या कोई परेशानी होगी और मैं इस परेशानी में उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। भले मालकिन मुझे डांटे, मगर मैं उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। रात हुई तो मैं खिड़की का पर्दा खिसकाकर बाहर देखने लगा। मुझे मालूम नहीं था आज भी मालकिन बाहर जाएगी या नहीं। हमेशा की तरह रात के दूसरे पैर इसी तरह मेरी मालकिन घर से बाहर जाने लगी तो मैं भी खामोशी से जूते पहनता उनके पीछे निकल गया, ताकि मालकिन को मालूम ना हो कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। उनकी गाड़ी किसी बहुत बड़े घर के सामने रुकी थी। मैं वो घर देखकर हैरान रह गया। वो कोई महल था जहाँ रोशनी और रौनक ने दिन का समा कर रखा था। उस महल की बनावट और सजावट ही बता रही थी कि ये लोग कितने पैसे वाले होंगे। और मैं दिल में सोचने लगा कि मेरी मालकिन का वहां क्या काम था। खैर, कुछ देर तक मैं बाहर खड़ा रहा, इस इंतजार में कि मालकिन बाहर आएगी, मगर काफी देर हो गई। मालकिन नहीं आई और इतनी सर्दी में मुझसे और ज्यादा खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। वहां मेरा दाखिल होना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से पलट आया। सारी रात उस महल जैसे घर और मालकिन के बारे में सोच सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मगर न जाने रात को कौन से पहर मेरी आंख लग गई। जब मैं नींद से उठा तो मालकिन घर पर मौजूद थी। मैं अपने रोजमर्रा के काम करता रहा और उस दौरान भी मेरे दिमाग में रात वाली बात घूम रही थी। मगर इस बार मैंने मालकिन से कोई सवाल जवाब नहीं किया। अगर मैं कुछ पूछता तो मुझे उस दिन की तरह फिर डांट देती। मगर उस महल में जब मेरा इत्तेफाक से एक दिन जाना हुआ तब मैं उस महल को पहचान गया। ये तो वही महल था जहां मालकिन रात के अंधेरे में छुपकर आती थी।
मैं खुश हो गया कि इस बहाने मुझे अंदर जाने का मौका मिलेगा और मैं आज पता लगाकर रहूंगा कि अंदर चल क्या रहा है। जब मैं अंदर गया तो हैरान रह गया। ये महल जैसा बाहर से दिखता था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत अंदर से था। मुझे पता चला वो किसी बहुत बड़े धनी व्यक्ति का महल था। वहां जाकर मैंने अपनी दूसरी मालकिनों को भी उस मालकिन के साथ देखा और वो जो कुछ वहां कर रही थी मैं देखकर दंग रह गया। वो अपनी खुशी से वो सब कर रही थी जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। मैं हैरानगी से उन सब को देखता रह गया था। मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो ये सब देखकर ही उसकी हालत बिगड़ चुकी होती, या शायद हम हिंदुस्तानी अपनी औरतों को लेकर इतने ही पॉजेसिव होते हैं। हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी औरतें इस तरह के काम करें। हमारी गैरत को गंवारा नहीं होता। मेरा संबंध एक गरीब घराने से था। गुर्बत की वजह से मेरे घर के हालात और ज्यादा खराबी की तरफ बढ़े तो घरवालों की लाख कोशिश के बावजूद मैंने पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश करने लगा। अगर मैं पढ़ता तो मेरे घरवालों को कौन खिलाता। मैं घर का बड़ा बेटा था। बाबा को बहुत तो शौक था मुझे पढ़ाने का, मगर मैं मजबूर था। मुझसे अपने घरवालों की ऐसी हालत नहीं देखी जाती थी। मैं फितरी तौर पर दर्द दिल रखने वाला इंसान था। मुझसे अपने घरवालों के तंग हालात देखना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में मेरे बाप का दिन भर मजदूरी करके मेरी पढ़ाई का खर्च पूरा करना मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। हिंदुस्तान में हर जगह काम ढूंढने की बहुत तो कोशिश की, मगर यहाँ पर बड़ी से बड़ी डिग्री वाले लोग बगैर जॉब के परेशान घूम रहे थे। ऐसे में बगैर पढ़ाई लिखाई के मुझे कौन जॉब देता। तभी मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि फ्रांस चले जाओ, वहां पर कमाई के बहुत जरिए हैं। मगर अपने घरवालों को छोड़कर जाने का मेरा दिल नहीं करता था। मैंने यहाँ ही काम ढूंढने की कोशिश की कि मुझे कुछ दिन मजदूरी करनी पड़ी थी, लेकिन जब मैंने देखा कि इतनी मेहनत और मशक्कत करके भी पैसा बहुत कम है तो मैंने परदेश जाने का सोचा। मुझे अंदाजा था कि परदेश में हम जैसे मजदूर तबका लोगों के लिए काम कभी कभी ज्यादा मेहनत और कुछ अपमान से भरा होता है, मगर पैसा अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से हम हर रवैया बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं भी सब बर्दाश्त करने का सोच चुका था और अपने आप को हर काम के लिए तैयार कर चुका था। मेरे बाबा ने मेरी पढ़ाई के लिए जो पैसे जमा कर रखे थे, मैंने दिल को मजबूत करके वो पैसे अपने बाहर जाने के इंतजाम में लगा दिए और फ्रांस की तरफ निकल गया। फ्रांस में ज्यादातर लोग आराम परस्त होते हैं और उनके यहाँ काम जल्दी मिल जाता है, पैसा भी ज्यादा मिलता है। मेरे बाहर जाने का सुनकर मेरे माँ बाप मुझसे नाराज होने लगे, मगर मैंने जैसे तैसे अपने माँ बाप को मना लिया और उनका आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। मुझे लगा था वहां पहुंचते ही मेरे लिए नौकरियों का ढेर लग जाएगा, मगर मैं गलत था। वहां पहुंचकर मुझे पहले बचे कुचे पैसों से अपने खाने पीने और रहने का सस्ता सा इंतजाम करना पड़ा और इस तगद्दो में मेरे कई दिन बर्बाद हो गए। मुझे कुछ जानने वाले मिले तो उनकी मदद से मैंने रहने का इंतजाम किया और काम ढूंढने लगा। पहले मुझे गाड़ियों की सफाई और डिलीवरी बॉय का काम मिला। मैं खामोशी से वो काम करने लगा। एक दिन मैंने किसी विधवा के घर डिलीवरी पहुंचाई तो उसने सवाल करते हुए मुझसे मेरे बारे में पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और कब से ये काम कर रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं हिंदुस्तान से संबंध रखता हूँ और कुछ ही समय हुआ है ये काम करते हुए। न जाने क्यों वो विधवा औरत बार बार मेरी तरफ देखती और मुझे देखने लगती थी। उस दिन तो मैं चला गया, मगर हर आए दिन वो कुछ न कुछ ऑर्डर करती और मेरे हिस्से में वो एरिया होने की वजह से मैं उनकी डिलीवरी लेकर पहुंच जाता था। उनका ध्यान अपनी चीज से ज्यादा मुझ पर होता था, जिसकी वजह से मैं ठिठक सा गया और मुझे शक सा हुआ कि वो मुझसे मिलने के लिए हर जरूरी और अनचाही चीजें ऑर्डर कर रही थी। मुझे अब डर भी लगने लगा था। न जाने किस मकसद के तहत वो ऑर्डर के बहाने मुझे रोज बुलाती है। मैं इंतजार में था कि वो कब अपना मकसद मेरे सामने लाएगी। कुछ दिन के इंतजार के बाद आखिर वो मुझसे बोल पड़ी कि क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? सिर्फ घर में काम करना होगा, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी और पैसे ज्यादा होंगे। मैं सुनकर बहुत खुश हो गया। मुझे और क्या चाहिए था। मैं तुरंत मान गया और अपनी वो नौकरी छोड़कर उनके पास चला गया। काम क्या था, बस उनके घर की सफाई करना थी और वहां घर इतने साफ और अच्छे बने हुए थे कि मेरे लिए ये काम मुश्किल साबित नहीं हुआ था। देखने में वो बहुत अमीर लग रही थी। अच्छा खाना पीना और पहनावा बेहतरीन होता था। जैसा कि फ्रांस की औरतों को जेवरात और महंगे कपड़ों का शौक होता है। कभी कभी उनके ठाट बांट देखकर मैं हैरान रह जाता था कि मैंने इन लोगों को काम करते कभी नहीं देखा, तो फिर इनका गुजर बसर कैसे होता है। हालांकि विधवा होने के बाद ये लोग अलग से रहती थी, कोई इनका खर्च नहीं उठाता था, न कोई इनसे मिलने जुलने आता था। ये 5-7 औरतें थी जो सारी विधवा थी और एक साथ रहती थी, मगर सब अच्छी और नरम दिल की मालिक थी। उनके यहाँ काम करते हुए मुझे उनकी ही वजह से दूसरी विधवा औरतों के पास भी काम मिलने लगा। मेरे दिमाग में एक चीज जो फांस की तरह अटकी हुई थी कि आखिर फिर मुझे ही काम देने की क्या वजह थी।
मेरे जैसे और भी बहुत से लड़के वहां काम कर रहे होते थे, मेहनती भी थे और खूबसूरत भी, मगर उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? और ये राज मुझ पर एक दिन खुल ही गया जब मेरी मालकिन अपनी किसी दोस्त से मेरे बारे में बात कर रही थी कि वो लड़का बहुत तमीजदार और शरीफ है। पहली नजर में ही उसके व्यवहार ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। ये लड़का दिखने में ही अपने काम से काम रखने वाला है, ये ज्यादा खोज में नहीं पड़ता, जिसकी वजह से हमें आसानी होगी। हमें ऐसा ही लड़का चाहिए था जो हमारे काम में दखलंदाजी न करे। मैं अपनी तारीफ पर ही खुश हो गया और इस बात पर गौर ही नहीं किया कि आखिर उनके ऐसे कौन से राज थे जिसकी वजह से उन्हें मुझ जैसे काम से काम रखने वाले लड़के की जरूरत थी। मैं वाकई उनकी खोज में नहीं पड़ता था, ना ही कभी मैंने ये जानने की कोशिश की कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता था या वो काम क्या करती थी। मगर कुछ दिन और गुजरे तो मुझ पर उनके कुछ ऐसे राज खुले जो मेरे रोंगटे खड़े कर गए। उनका कोई सहारा नहीं था। ऐसे में वो विधवापन और तन्हाई की सताई हुई औरतें अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो रास्ते अपना चुकी थी जिनके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। अपनी मालकिन को उनके हाल पर छोड़ देने के कुछ दिन बाद मुझे एक जानने वाले के जरिए से मुझे कोई काम मिला और जब मैं उस दोस्त के काम की जगह पर पहुंचा तो मुझे अचानक याद आया वो वही महल था जिसमें मैंने अपनी मालकिन को जाते देखा था। हम अंदर गए तो पता चला वहां का मालिक बहुत ही बूढ़ा आदमी था और वो इतना धनी था कि अपना हर काम वो पैसों से करवाता था। मैंने जब काम का पूछा तो जो काम मुझे बताया गया मुझे झटका लगा था। मेरी हालत ही बिगड़ने लगी थी। मैं गरीब और मजदूर बेशक था, मगर ऐसा काम करने का सोच भी नहीं सकता था। मैं उलझन में घिरा हुआ था और अभी जवाब नहीं दे पाया था और बेचैनी से वही टहल रहा था कि मैंने वहां अपनी उसी मालकिन को देखा। वो और मेरी दूसरी मालकिन भी वहां पर मौजूद थी। मुझे एकदम ख्याल आया कि आज मैं भी जान लूं कि वो वहां क्यों आती थी। बूढ़े आदमी के पास हर वक्त रौनक लगी रहती थी और वो महफिलें सजाए रखा था। उसकी मेहमान नवाजी में बहुत से धनी मर्द उसके पास रुकते भी थे। मैंने अपनी मालकिन को उन मेहमान धनी लोगों के कमरों में निकलते घुसते देखा तो खटक गया था। मैं अपना काम बुलाकर उनकी जासूसी पर लग गया और मैंने उन्हें उनके कमरों में जो काम करते देखा तो मैं हैरान रह गया था। विधवापन और मजबूरी की वजह से वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ये रास्ता अपनाए हुए थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे उन पर तरस भी आ रहा था और अफसोस भी हो रहा था। इससे तो अच्छा था कि वो किसी पैसे वाले मर्द से शादी कर लेती और सुकून की जिंदगी गुजारती। मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल किया तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं अपनी मजबूरी में भी ऐसा काम करने का नहीं सोच सकता था। हालांकि पैसा इतना मिल रहा था कि मैं आराम से अपनी पढ़ाई भी कर लेता और अपने माँ बाप को भी सुखी जिंदगी दे सकता था, मगर वो काम करना मेरी गैरत को गवारा नहीं था। उस बूढ़े धनी व्यक्ति को अपनी पर्सनल जरूरत के लिए मेरी मदद की जरूरत थी। मुझे उसके बाथरूम जाने और वहां उसे साफ करने और धोने नहलाने का काम दिया जा रहा था। मैं काम करने का सोच भी नहीं सकता था। मैं जानता था मैं इनकार कर रहा हूं, मगर कोई और ये काम आराम से कर लेगा। पैसे की खातिर कौन किसी का ऐसा काम कर सकता है। अभी मैं जवान था, मुझे और भी काम मिल सकते थे जिनमें पैसा भी होता और इज्जत भी न जाती। मैं इस घुटन भरे महल से बाहर निकल आया और खामोशी से इन्हीं विधवा औरतों के घर सफाई का काम करता रहा और इस काम से ही पैसा जमा करता रहा। मैं चाहकर भी उन विधवा औरतों की मदद नहीं कर सकता था। अगर किसी एक की बात होती तो शायद मैं उससे शादी भी कर लेता ताकि उन्हें अपनी ख्वाहिशें और जिंदगी की जरूरतों के लिए ऐसे काम न करने पड़ते, मगर ऐसा भी मुमकिन नहीं था। वो अमीर बेहुदा रोजाना घर में ऐसी महफिलें सजाए रखता था और वो सारी विधवा औरतें अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए और पैसा कमाने के लिए इस हद तक मजबूर हो गई थी कि उस बूढ़े आदमी के बूढ़े दोस्तों को मालिश करती थी। दरअसल ऐसी महफिलें सजाई ही इसलिए जाती थी कि पैसे देकर खूबसूरत औरतों से मालिश करवाई जा सके। उस मालिश के एवज औरतों को बहुत सारे पैसे मिल जाते थे जिससे उनका गुजारा आसानी से हो जाता था और अपनी जरूरतों के अलावा ऐश परस्ती का शौक भी पूरा कर लेती थी। ये औरतें बेसहारा थी। विधवा होने के बाद जब सबने इन औरतों से मुंह मोड़ लिए तो ये लोग अपना पेट पालने के लिए इस हद तक चली गई कि हवस परस्त बूढ़ों की मालिश करने पर मजबूर हो गई। मुझे इनको देखकर बहुत दुख होता था। ये सब करते हुए वो लोग किस दर्द से गुजरती होंगी और न जाने उन बूढ़ों की गंदी नजरें कैसे बर्दाश्त करती होंगी। वो अमीर लोग जिनकी पत्नियां भी नहीं थी इतने बेरहम हो गए थे कि उन विधवा बेसहारा औरतों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे, उनकी रक्षा नहीं कर सकते थे, मगर पैसा देकर अपनी जरूरतें पूरी कर लेते थे। किसी को भी उस ईश्वर का डर नहीं रहा था। अगर एक औरत को तलाक होती है या वो विधवा हो जाती है तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। ऐसी औरतों के घर वाले भी उनसे हर रिश्ता तोड़ देते हैं
और वो मजबूर हो जाती है, सड़कों पर आ जाती है और अपने पेट का ईंधन भरने के लिए हर किस्म का काम कर जाती है। मजबूरी उन्हें ये देखने नहीं देती कि क्या सही है क्या गलत है। यह हमारे समाज का बहुत बड़ा मसला है। अगर इन औरतों को सहारा दिया जाए तो ये ऐसे काम करने पर मजबूर ना हो। मैं इनकी मदद करना चाहता था, मगर मैं तो खुद उनके घर एक छोटा सा नौकर था। मैं खुद उनसे पैसे लेता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप वहां से चला गया। अपनी मालकिन को इस बात का पता ना होने दिया कि मैं सब जान गया हूं। मैं उन्हें सब बताकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, मगर शायद मालकिन जान गई थी कि मुझे सच पता चल गया है। इसलिए एक दिन मैं सफाई कर रहा था कि तब मेरी मालकिन ने मुझे बुलाया और अपने पास बैठाया और मुझसे कहा, मैं सब जानती हूँ, तुम हमारा सच जान गए हो। मगर मुझसे कुछ कहा नहीं, ना ही पूछा कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। इतना तो तुम समझ ही गए होंगे कि मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। वो मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखता था। उसके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं थी, बस जॉब करके अच्छे खासे पैसे कमा लेता था और मैं इसी में खुश रहती थी। मगर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो पैरों से अपाहिज हो गया और जॉब करने के भी काबिल नहीं रहा। हमारे घर के हालात बहुत खराब हो गए। मेरे पति की दवाई, डॉक्टर की फीसें, खर्च अब और ज्यादा बढ़ गया था और कमाने वाला कोई नहीं था। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। पति को भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी भी अब मेरे कांधों पर आ गई थी। कुछ लोगों ने हमदर्दी करके कुछ रकम दी। पति के जख्म कुछ ठीक हुए, मगर जब वो रकम भी खत्म होने को आई तो मुझे घर से निकलना ही पड़ा काम की तलाश में। मगर एक जवान खूबसूरत औरत को देखकर हर किसी की राल टपकती है। सब मुझे हवस भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखते थे कि मैं लरज जाती थी। मैं चेहरा छुपाकर जाती थी, फिर भी लोगों की नजरें मेरा एक्सरा करती हुई महसूस होती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हो जाती थी, मगर हालात ऐसे थे कि मैं घर नहीं बैठ सकती थी। इस बीच मुझे कुछ जगहों में काम पर रखा गया, मगर कुछ दिन काम करने के बाद सब मुझे परेशान करने लगते थे और मैं जरूरतमंद होने के बावजूद मजबूरन वो काम छोड़ देती। तब मुझे बहुत मेहनत के काम करने पड़ते, जिनकी वजह से मैं बहुत थक जाती थी। और जब घर आती तो पति के ना खत्म होने वाले काम, वो बाथरूम जाने के लिए भी मेरा मोहताज था। अब मैं थकने लगी थी। पति को अगर कुछ बोलती तो बहुत गुस्सा करता था और कहता था, तुम बस मुझे छोड़कर जाना चाहती हो क्योंकि मैं अपाहिज हो गया हूँ। मैं जब तक तुम्हें कमा कर देता था तुम खुश थी, अब जब तुम कमाने लगी हो तो एहसान जताती हो। पति की बातों से मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मगर मैं जानती थी वो अपाहिज होने के कारण चिड़चिड़ा हो गया है। उसे किसी का मोहताज होने वाली जिंदगी पसंद नहीं, इसलिए गुस्सा करता है। मगर मेरे पति को पता नहीं था, मर्द अगर काम करे तो उसके लिए इतने मसले नहीं होते, मगर औरत बाहर काम करे तो उसे बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ता है। सबकी बुरी नजरें बर्दाश्त करनी पड़ती है। औरतों के लिए ये सब बहुत तकलीफ दे है, मगर मैं पति को ये सब नहीं बोल सकती थी। मैं गाड़ियों के शोरूम में नौकरी कर रही थी। मेरा काम बस वहां सफाई करना था। तब एक दिन वहां ये बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी खरीदने आया तो उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसे मैं अपने काम के लिए पसंद आ गई थी। वो बूढ़ा आदमी मुझे मिला तो मुझे महसूस हुआ उसके पास बहुत पैसा है और अय्याश किस्म का था, मगर मुझे भी अब पैसे से मतलब था। मुझे उसके घर में काम करने का मौका मिला तो मैं बिना सोचे समझे हामी भरकर उसके घर काम करने लगी और रात को ये मुझसे अपने जिस्म की मालिश करवाता था। मुझे बहुत रोना आता था, मगर मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। पति की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। मेरा पति अपाहिज होने की वजह से इतना उदास हो गया था कि बीमार रहने लग गया था और बिस्तर से लग गया था। मुझे उस पर बहुत तरस आता था। उसकी हालत खराब होते होते मौत का कारण बन गई और वो एक दिन बहुत ही खामोशी के साथ ये दुनिया छोड़ गया। पति की मौत से मैं टूट कर रह गई थी, मगर जब होश संभाला तो मालूम हुआ अब तो जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो गई है। इसलिए मैंने ये काम नहीं छोड़ा, बल्कि अपने जैसी दूसरी विधवा औरतें जो गलत काम भी नहीं करना चाहती थी, मगर सबने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। ऐसे में मैंने उन्हें इस काम के बारे में बताया और मजबूरन वो सब भी इस काम के लिए राजी हो गई। तब से हम सब यही काम करती हैं, मगर दुनिया से छुपकर, क्योंकि दुनिया वाले हमारी मदद तो नहीं कर सकते, मगर हम पर तंज करने में सबसे आगे होते हैं। अगर हमारे घरवाले या जालिम समाज हमारी मदद करता तो हम आज बेशर्मी भरा काम नहीं कर रही होती, मगर अब भी अपनी इज्जत बचाने के लिए हम हर हद तक जाते हैं। मजबूर जरूर है, मगर ईश्वर गवाह है, हम कुछ गलत नहीं करते, न अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं, न खुद को कभी किसी अमीर की हवस का निशाना बनने दिया। जितना मुश्किल होता है खुद को छुपा कर रखते हैं। ये बातें करते हुए मालकिन रोती चली जा रही थी। उनका सारा चेहरा आंसुओं से भर गया था।
और उनकी तकलीफ और दर्द महसूस करके मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया था और उनसे कहा कि मुझे माफ कर दें, मैंने आपको गलत समझा। हालांकि मैं जानता था कोई भी औरत अपनी खुशी से ऐसा काम नहीं कर सकती। मैंने उनकी हालत देखकर उनसे कहा, मैं बेशक एक छोटा सा नौकर हूं, मगर इज्जत की जिंदगी दे सकता हूं। अगर वो चाहे तो मैं उम्र का फर्क बुलाकर उनसे शादी करने को तैयार हूं। मेरी बात पर वो ठिठक गई और बोली कि तुम सिर्फ इस वक्त मेरे हालात जानकर तरस खा रहे हो, बाद में अपने फैसले पर पछताओगे और मुझे छोड़ दोगे। इसलिए बेहतर है मैं जैसी जिंदगी जी रही हूं जीने दो। मैं जानता था वो मुझ पर यकीन नहीं करेगी। वो देखने में बिल्कुल जवान लगती थी, मगर उनकी उम्र 40 साल थी और मैं बमुश्किल 25 बरस का जवान और खूबसूरत लड़का था। हमारे बीच बहुत बड़ा फर्क था, मगर वो मुझे गलत समझ रही थी। मैंने गंभीरता से उन्हें जवाब दिया कि मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि चंद दिन के मजे के लिए किसी औरत को इस्तेमाल करूं। मैं गरीब हूं, मगर नीच नहीं हूं। ये सच है कि मैं हमदर्दी दिखाता हूं, मगर ये इतनी बुरी बात भी नहीं थी। मुझे अपनी पत्नी में यही खासियत चाहिए थी कि वो इज्जतदार हो और हर किस्म के हालात में अपनी इज्जत की हिफाजत करे। बाकी सबको मैं नहीं जानता था, मगर वो ऐसी ही थी, मजबूर थी मगर इज्जतदार थी। मेरे यकीन दिलाने पर वो राजी हो गई। मैंने अपने माँ बाप को सब कुछ बताया तो वो भी मेरे लिए खुश हो गई और मैंने अपनी मालकिन से शादी कर ली। अब वो घर में रहकर अपना काम खुद करती है और मेहनत करके कमाता हूँ। मैंने अपने माँ बाप को भी यही बुलवा लिया था। वो मेरे माँ बाप की भी इज्जत करती है और पसंदीदा पत्नी साबित हुई है। मुझे आज भी उस अमीर बूढ़े से बहुत नफरत है। ऊपर वाला ऐसे अय्याश मर्दों को सही रास्ता दिखाए कि वो गरीब और बेसहारा औरतों से ऐसे काम करवाने की बजाय, उनकी मजबूरी से फायदा उठाने की बजाय उनकी मदद करे, या कोई इज्जत वाला काम उनसे करवाए कि उनकी इज्जत भी खराब ना हो और उनका पालन पोषण भी हो जाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।